हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मत मस्ती में स्वागत है। दोस्तों, ये चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मेरा चौथा वीडियो है। ठीक है, तो इसके पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूं। अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है। चित्र में डी समांतर बीसी है तो ईसी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें डीई जो है बीसी के समांतर है, तो आपको ये ईसी का मान बताना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे हल करना है। तो चलिए हल करेंगे। तो हल करेंगे तो क्या है, क्या दिया है चित्र में, क्या दिया है डीई समांतर बीसी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये चित्र दिया गया, इसमें डी समांतर बीसी है, तो हम लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या होगा, इसलिए आधारभूत समानुपातिकता आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए डी बटे डी बी। क्या लिखेंगे आप, ए डी बटे डी बी बराबर क्या लिखेंगे, ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी होगा ना, ए बटे ई सी। ध्यान दीजिएगा ये क्या, किसी भी त्रिभुज में, ठीक है ध्यान दीजिएगा, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या होता है, ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी। ठीक है, इसको हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो ये मुझे अनुपात मिल गया। अब इस सभी का मान हम रखेंगे यहाँ से। ठीक है, देखिए ए डी का मान कितना है, देखिए ए डी का मान क्या है 1.5, यहाँ रखिए 1.5 बटे डीबी का मान कितना है 3 रख दीजिए बराबर ए का मान कितना है, देखिए 1 अब बटे ई सी आपको ज्ञात करना, तो लिख देंगे हम ई सी। आए बात समझ में। अब तिरिया गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 ई सी बराबर 3 गुणे 1 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ लिख सकते हैं अब ई सी बराबर 3 एक कम 3 अब बटे ये हो जाएगा हमारा 1.5। आए बात समझ में। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ ई सी बराबर हो जाएगा, यहाँ करेंगे 3 गुणे 10, यहाँ कर दें 1.5 गुणे 10, 10 हटाने के 10 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा ई सी बराबर 3 धाम में 30 हो गया। अब यहाँ इसमें 1.5 में 10 से गुणा करेंगे तो 150 होगा, 10 लग जाएगा, हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, यानी ई सी बराबर क्या हो गया 15 दूना 30, ई सी बराबर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। यही मेरा हो गया आंसर। आया बात समझ में। तो चलिए अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 संबंधी 9 के अनुपात में हैं, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको बताते हैं कैसे आप हल करेंगे। इसको आप सीधे सीधे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र आपको पता है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो भुजा क्या आप कहते हैं 4 संबंध 9, तो यानी कि इसको लिखेंगे 4/9 का वर्ग। आए बात में ध्यान रखिएगा, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4 संबंध 9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सीधे सूत्र आप लगाएंगे, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है जो ये भुजा दिया गया है उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो 4/9 लिख के इसका वर्ग कर दीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 4 चौका 16 अब बटे 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81। 4 का वर्ग मतलब 4 गुणे 4 16 और 9 का वर्ग मतलब 9 गुणे 9 हो गया 81 हो गया। अनुपात पता चल गया आपको, 16 संबंधे 81, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा 16 संबंधे 81। यही हो गया आपका आंसर। आए बात समझ में। चलिए देखते हैं अब तीसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 25 वर्ग सेमी और 36 वर्ग सेमी है, उनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्षेत्रफल दिया गया है
और आपसे क्या पूछा गया है, संगत भुजाओं में अनुपात पूछा गया है, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में क्या था, संगत मतलब भुजा का अनुपात दिया गया है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है, ठीक है। तो आप सिंपल भाषा में समझिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि जब आपको भुजा का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना होगा तो भुजा जो दिया रहेगा उसका आप वर्ग कर दीजिएगा, ठीक है। जब वर्ग कर देंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब भुजा का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो आप भुजा का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो आपको क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। लेकिन जब क्षेत्रफल दिया हो, चाहे अनुपात में दिया हो चाहे उसका मान दिया हो, और आपसे संगत भुजा में अनुपात पूछा जाएगा तो आप क्षेत्रफल का जो मान दिया रहेगा उसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल दिया होगा, भुजा का अनुपात निकालना है तो क्षेत्रफल का जो मान दिया रहेगा उसको दोनों का क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। लेकिन जब आपको भुजा दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो आप भुजा का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है, सिंपल तरीके से ध्यान रखिएगा तो आप आराम से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको बताते हैं हल कैसे करना है, ठीक है। चलिए देखिए, तो चलिए मान रखिए यहाँ क्या है, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या दिया है, 25 और 36 दिया था, यानी कि 25/36 बराबर संगत लिखेंगे, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, ठीक है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया था, यहाँ रख दिए, और बाकी यहाँ संगत भुजा के वर्गों का अनुपात लिख देंगे, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, ये संगत भुजा के वर्गों का अनुपात है तो इसको लिखेंगे, कड़ी में कर देंगे, क्या लिखेंगे, 25/36 बराबर, जब ये कड़ी में चला जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संगत भुजाओं का अनुपात हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात है ये, जब वर्ग हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये कड़ी में आ जाएगा। आया बात समझ में, ये तो पता है आपको ना, जैसे मान कोई दिया रहता है x² बराबर 25 होता है तो देखिए वर्ग का मान 25 है, जब केवल x यानी वर्ग हटेगा तो क्या होता है, तो लिखते हैं तो कड़ी में 25 लिखते हैं ना, इस तरह, ध्यान है ना। तो उसी तरह सेम काम यहाँ भी है, तो संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात दिया है 25/36, जब इस जैसे यहाँ स्क्वायर को हटाते हैं x का मान रूट में चला जाता है, इसलिए यहाँ भी वर्ग को हटाएंगे, संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में। आया बात समझ में, तो इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा यानी कि 5 हो जाएगा, ये रूट में ऐसे क्लानो लिख लीजिए, इसको लिखेंगे 5×5, अब बट इसको लिख सकते हैं 6×6 लिख सकते हैं ना, बराबर संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है। इसको आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं लेकिन हम डिटेल में समझा दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसका मान क्या हो गया, 5/6 बराबर संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके, या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, ये 5/6 लिखा है तो 5/6 लिख सकते हैं। बस में यही हो गया आपका आंसर। है बस में आप यहाँ से इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 25/36 बराबर संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। आप सीधे लिख सकते हैं संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, इन दोनों का वर्गमूल निकाल देंगे 5/6, तो लिख सकते हैं संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 5/6। ये आपको डिटेल में समझाएं कि जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है वो आराम से समझ सके, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, आकृति में, ठीक है, ये आकृति दिया गया है, बता रहा है आकृति में त्रिभुज ODC यानी कि त्रिभुज ODC, ये ध्यान रखिएगा, समरूप त्रिभुज किसके, OBA के, यानी कि OBA यानी कि त्रिभुज ODC और OBA क्या है, समरूप है, ठीक है। BOC 125, देखिए BOC क्या है, 125 दिया है, और क्या दिया है, CDO 70 अंश, यानी कि CDO ये 70 अंश आपको पता है। तो क्या क्या ज्ञात करना है हमको, कोण DOC यानी कि कोण DOC, ये कोण आपको निकालना है, ध्यान रखिएगा। और DCO यानी कि DCO, इस कोण को निकालना है, ठीक है। और कोण OAB, कोण OAB, इस कोण को निकालना है बस में। तो चलिए हम बताते हैं कैसे आपको हल करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हल किया जाए,
ध्यान दीजिएगा, ये देखिए डी ओ बी क्या एक सीधी लाइन है ना, ध्यान रखिएगा, ये डी ओ बी एक सीधी लाइन है, अतः क्या आ जाएगा, ये कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी मिलके कितना होंगे 180, क्योंकि ये रैखिक युग्म हो गए। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, कोण बी ओ सी प्लस कोण क्या सी ओ डी बराबर 180 लिखेंगे ना, क्यों लिखेंगे, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हो गया इतना। अब क्या करेंगे, यहाँ बी ओ सी का मान कितना 125, तो लिखेंगे 125 प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180, तो क्या हो जाएगा, कोण सी ओ डी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 125, आया बात समझ में। ठीक, कोण सी ओ डी बराबर कितना जाएगा 180 में से 125 जाएगा तो क्या आएगा 55 आंसर। आया बात में देखिए, तो सी ओ डी यानी एक मान आप निकाल चुके। ठीक है, अब हम चलेंगे त्रिभुज, देखिए ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ओ डी सी में ये दो मान मुझे पता चल गया, तीसरा हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे कैसे, त्रिभुज ओ डी सी में लिखेंगे, त्रिभुज ओ डी सी में ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, लिखेंगे कोण ओ डी सी प्लस कोण ओ सी डी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180 है। बस में ये त्रिभुज है ना, देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180, इसको हम इस तरह लिख लेंगे। आया बस में, अब जिसका इसका मान मुझे पता है उसका मान हम रख दें, तो कोण ओ डी सी का मान कितना है 70 अंश रख देंगे, प्लस ओ सी डी का मान है ये हमको निकालना है, कोण ओ सी डी रख देंगे, प्लस कोण सी ओ डी, तो सी ओ डी का मान देखिए जस्ट अभी निकाले 55, तो इसके जगह रख देंगे हम 55 बराबर 180। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी हल कर देते हैं, ध्यान रखिएगा कितना होगा, इन दोनों को जोड़ लें तो कितना होगा, ये 5, ये जुटेगा 5 और 7 5 12, यानी कि 125, ध्यान रखिएगा। अब प्लस कोण ओ सी डी बराबर क्या होगा 180। ठीक है, तो यानी कि कोण ओ सी डी बराबर 180 माइनस 125, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 125। ठीक है, यानी कोण ओ सी डी बराबर घटेगा तो क्या होगा 180 में से 125 जाएगा तो क्या आएगा 55 आंसर। है बस में, यानी मुझे ये मिल गया ओ सी डी, इसका मान भी मिल गया। अब मुझे निकालना है ओ ए बी, तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ओ डी सी समरूप त्रिभुज किसके ओ बी ए के। ठीक है, इसलिए तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्या लिखेंगे कोण ओ सी डी बराबर कोण किसके ओ ए बी के, ठीक ध्यान रखिएगा। ये त्रिभुज कौन समरूप है ओ डी सी समरूप है ओ बी ए के, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। है बात समझ में, तो यहाँ ओ सी डी का मान कितना निकाले 55, यानी कि 55 अंश बराबर क्या हो जाएगा कोण ओ ए बी, या लिख सकते हैं या हो जाएगा कोण ओ ए बी बराबर क्या हो गया 55। ठीक है, यही तीनों आपको देखिए इन तीनों का मान यहाँ निकालना था, तो लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे कोण क्या पूछा गया कोण डी ओ सी बराबर कितना निकालें देखिए 55 अंश, और डी सी ओ कोण डी सी ओ बराबर भी क्या निकला देखिए 55 अंश, और कोण क्या है ओ ए बी, कोण ओ ए बी और क्या हो गया 55 अंश, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आया बात समझ में। चलिए देखते हैं अब 5वां क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी है के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि
ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। ठीक है, तो सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं और आपको पहले समझाते हैं, तो फिर हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए हल करेंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे पहले, हल करेंगे तो पहले एक फिगर बना लिया जाए। समलंब ए बी सी डी, तो पहले समलंब की आकृति बनाए हम, ये मेरा हो गया समलंब। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हो गया ए बी सी डी। ठीक है, बोला ना समलंब ए बी सी डी, तो हो गया हमारा समलंब ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर डी सी, यानी कि ये भुजा ए बी और समांतर डी सी, इसलिए रख दिए इसको। ठीक है, के विकर्ण ए सी और बी डी, ए सी मतलब ए सी को मिलाइए, ए सी और बी डी मिला दीजिए। ठीक है, देखिए ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, जो कट रहा है क्या है, बिंदु ओ है, ध्यान रखिएगा, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके दर्शाइए कि ओ ए, यानी कि ओ ए बटे ओ सी, ध्यान रखिएगा, बराबर ओ बी बटे ओ डी। ठीक है, तो यानी कि दो त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज बन रहा है, इसी दोनों त्रिभुज को हम लेके हल करेंगे और ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है, क्या क्या मुझे ज्ञात है, लिख लीजिए। ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है, ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है, ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है, समलंब है। ठीक है, और ए बी समांतर डी सी, ध्यान रखिएगा। ठीक, ज्ञात क्या है, ए बी सी डी एक समलंब है और यहाँ ए बी समांतर डी सी, और ये भी ज्ञात है, ध्यान रखिएगा। और विकर्ण ए सी तथा बी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, ये हमको ज्ञात है। अब मुझे क्या सिद्ध करना है, लिखिए, लिख लीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, लिख लीजिए। हाँ, तो ये हमको सिद्ध करना है, ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी, हमको क्या करना है, सिद्ध करना। ठीक है, तो हम उपपत्ति में चलेंगे। इस बोला ना, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का, यानी ये जो दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं ओ डी सी और ओ ए बी दिया ना, इसको क्या करेंगे हम, इसको पहले समरूप सिद्ध करके इसको हम दर्शाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो क्या लिखेंगे, उपपत्ति लिखिए। देखिए डीसी और ए बी क्या है, समांतर है, देखिए पता है ना, ये डीसी और ए बी क्या है, समांतर, इसीलिए ये कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, पहले क्या किया जाए, इस कोण का नाम दे दिया जाए, मान लीजिए इसको ये एक है, ये दो है, ये कितना है, तीन, ये है चार, ये है पाँच, ये है छः। ठीक है, इसका नाम देने से हमको कोण लिखना है, जैसे ओ सी डी के जगह सीधे हम कोण एक लिख देंगे। ठीक है, इसलिए इसको नाम हम दर्शा लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जब डीसी समांतर ए बी है तो कोण एक किसके बराबर होगा, कोण चार के बराबर हो, लिख सकते हैं कोण चार बराबर कोण एक। क्यों लिखेंगे, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दो समांतर रेखा है तो ये एकांतर अंतःखंड के कोण हुए। ठीक है, इसलिए लिख सकते हैं कोण पाँच बराबर कोण दो, कोण पाँच बराबर कोण दो, ये भी क्या है, एकांतर अंतः के कोण है। अब बात समझ में, और क्या लिख सकते हैं, कोण छः बराबर कोण तीन, कोण छः बराबर कोण तीन, ये क्यों है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। अब बस में ध्यान रखिएगा, यहाँ हल कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, अब क्या हो गया, यानी कि त्रिभुज, ये तीन चीज मिल गई, यानी कि क्या, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज किसके, ध्यान दीजिएगा, ए ओ बी लिखे तो ए किसके बराबर है, कोण सी के बराबर है, यानी कि त्रिभुज सी ओ डी। अब ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज किसके, सी ओ डी के। तो अब क्या लिख सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो लिख सकते हैं
OA बटे OB लिखें, OA बटे OB बराबर OC बटे OD लिख सकते हैं ना, OC बटे OD। आया बात समझ में? अब क्या करें, इसका क्रॉस गुणा कर दें, लिख सकते हैं इसको या करके, या OA बटे ये OC को यहाँ कर दें, गुणा कर दें, यहाँ भेज दें, OC बराबर OB को वहाँ भेज दें, OB बटे OD। यही सिद्ध करना था, ध्यान दीजिएगा, हो गया इति सिद्धम, इति सिद्धम। आया बात समझ में? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए छठवां क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम बताते हैं आपको कैसे हल करना है। पहले फिगर के माध्यम से इसको समझिए। क्या कर रहा है, ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये क्या है, मेरा समबाहु त्रिभुज है, ध्यान रखिएगा। ये ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, और कह रहा है एक मतलब है क्या, एक शीर्षलंब भी गिराना है। तो मान लीजिए हम एक शीर्षलंब गिरा देते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आपको क्या क्या ज्ञात है, लिख लेंगे ज्ञात है, ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तथा AD क्या है, यहाँ D दे दीजिए, AD इसका शीर्ष लंब है। ठीक है, शीर्ष लंब है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमको क्या ज्ञात है कि ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, तथा AD क्या है, इसका शीर्ष लंब है। ठीक है, आपको सिद्ध क्या करना, ध्यान रखिएगा, सिद्ध करना है। ध्यान दीजिए, क्या सिद्ध करना हमको बताते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, यानी कोई भुजा ले लीजिए, AB ले लीजिए, चाहे AC ले लीजिए, चाहे BC ले लीजिए, इसके वर्ग का 3 गुना, यानी कि हम AB लेते हैं तो सिद्ध करना है हमको AB यानी कि AB का स्क्वायर का 3 गुना। ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, तो एक भुजा का वर्ग यानी AB का वर्ग करेंगे और उसका 3 गुना करेंगे, किसके बराबर है, शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर। शीर्ष लंब मेरा क्या है, AD है, AD का वर्ग करिए और 4 से गुणा करिए। ठीक है, यानी हमको सिद्ध क्या करना है, 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर है बस। तो चलिए बताते हैं इसको कैसे सिद्ध करना। तो लिखेंगे यहाँ उत्पत्ति। ठीक है, ध्यान रखिए, इन दोनों त्रिभुज को लेते हैं पहले। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABD तथा ACD, त्रिभुज ACD में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब समझ में क्या क्या है, AB बराबर AC नहीं है, AB बराबर AC क्या है, ये समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, समबाहु त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं। ठीक है, बात समझ में। और क्या मिलेगा आपको, ये ध्यान रखिएगा, AD बराबर AD क्या उभयनिष्ठ है, AD बराबर AD दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, और क्या मिल रहा है, ADB कोण, ADB बराबर कोण किसके, ADC के, ADC क्या है, प्रत्येक 90 है, प्रत्येक 90। ध्यान रखिएगा, ये दोनों त्रिभुज को क्या करें, हम पहले सर्वांग सिद्ध कर देंगे, क्योंकि ये हमको BD बराबर DC दिखाना है। ठीक है, ये दोनों हमको बराबर दिखाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ये प्रत्येक 90 हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, यानी कि त्रिभुज ABD सर्वांग त्रिभुज किसके, ACD के। आए बात समझ में, ये जब 3 चीज हम दिखा दिए तो ये क्या हो गया, ये हमारा दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गया। ठीक है, तो सर्वांग सम हो गया तो मुझे क्या मिल सकता है, इसको लिख सकते हैं BD बराबर DC। क्या लिख सकते हैं, BD बराबर DC। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आए बात समझ में। ठीक, अब चलिए हल करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक,
अब ये मुझे मिल गया, बी डी और डी सी मिल गया। अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज हम चलते हैं। हमको सिद्ध क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ए बी और ए डी निकालना है। तो ए बी और ए डी मुझे यही ज्ञात करना, इसी को लेकर चलेंगे। तो समकोण त्रिभुज ए डी बी में चलेंगे। किस में लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्यों ए बी डी में चल रहा है, क्योंकि मुझे ए बी और ए डी चाहिए, इसलिए हम इस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए ए डी बी में समकोण है ना, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या होगा, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर होगा ना। ध्यान दीजिएगा, जब समकोण त्रिभुज इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लिख दीजिए आगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हो गया। ध्यान रखिएगा, ए बी और ए डी, मुझे ए बी और ए डी चाहिए, बी डी को चेंज करना है, तो इसको लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जब देखिए बी डी और डी सी बराबर है, दोनों देखिए हाफ हाफ है, तो हम बी डी के जगह पे लिख सकते हैं बी सी बटे 2। ध्यान रखिए, इसीलिए तो हमको सिद्ध करना पड़ा है। ये दोनों जब बराबर है तो हम लिख सकते हैं ये बी डी जो है बी सी का हाफ है। तो क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे बी डी के जगह पे लिख सकते हैं बी सी बटे 2 का होल स्क्वायर। आया बात सुनिए, ध्यान रखिएगा, समझ आ रहा ना। ध्यान दीजिएगा, जिसे एक बार फिर समझाते हैं। यहाँ 1 रख दें, 1 यहाँ 1, दोनों बराबर है तो 1 1 रख सकते हैं। तो ये 1 1 दोनों जुटेगा तो बी सी का मान कितना जाएगा, 2। तो देखिए बी डी जो है बी सी का हाफ है, बी सी मेरा 2 है और ये 1 है, तो बी सी का हाफ है कि नहीं है। उसी तरह लिख सकते हैं बी डी के जगह लिख सकते हैं बी सी का हाफ। आया बात समझ में। चलिए अब ध्यान दीजिए, लिख सकते हैं यहाँ ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस, अब ध्यान दीजिएगा बी सी की जगह फिर हम क्या लिख सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा ए बी ए सी और बी सी तीनों भुजा आपस में बराबर है। चूंकि हमको ए बी का प्रयोग करना है, इसीलिए हम इस बी सी की जगह पे हम ए बी रख सकते हैं। लिख सकते हैं ए बी बटे 2 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, बी सी की जगह पे हम ए बी क्यों रख रहे हैं, क्योंकि मुझे ए बी और ए डी चाहिए, तो हमको यहाँ ए बी सी को हटाना है। तो बी सी की जगह हम ए बी रख भी सकते हैं, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है ना। समबाहु त्रिभुज ए बी ए सी और बी सी सभी भुजा बराबर है, तो हम बी सी की जगह रख सकते हैं ए बी। कोई दिक्कत। अब यहाँ क्या रखेंगे, ये हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बटे 4। ठीक है, अब दोनों पक्षों में 4 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो लिख देंगे दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, आया बस में क्या हो जाएगा, 4 से गुणा होगा यहाँ तो हो जाएगा 4 ए बी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा बराबर 4 ए डी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर इधर कर दें, क्या हो गया 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, बराबर 4 ए डी स्क्वायर। 4 ए बी स्क्वायर में से एक ए बी स्क्वायर जाएगा तो क्या आएगा 3 ए बी स्क्वायर बराबर 4 ए डी स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना था ना, हो गया यहाँ इति सिद्धम। है बस समझ आ गया दोस्तों, बस कुछ नहीं था, ध्यान रखिएगा। फिर एक बार हम समझाते हैं जल्दी जल्दी। ये दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। देखिए ये दोनों भुजा आपस में बराबर मिल जाएगी, ये हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा, ये दोनों 90 अंश, क्योंकि शीर्षलंब है ना, तो ये दोनों 90 अंश हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या गया, सर्वांग सम हो गया। जब सर्वांग सम हो गया तो हम ये दोनों बराबर रख सकते हैं। ठीक है, अब इस समकोण त्रिभुज में चलेंगे, यानी कि ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ बी डी को हम इस बी डी को बी सी का हाफ लिख सकते हैं। ठीक, अब इस बी सी की जगह पे हम ए बी रख सकते हैं, क्योंकि तीनों भुजा आपस में बराबर है, समबाहु त्रिभुज है, रख दिए। अब इसका वर्ग कर दिए तो ए बी स्क्वायर बटे 4 हो गया, 4 का गुणा कर दिए, देख लीजिए हो गया। ठीक है, आया बस में। ओके दोस्तों, ये चैप्टर 6 से ये 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ओके, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ एक चीज़ और कमेंट आप जरूर करिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको कहाँ समझ में नहीं आया। ओके दोस्तों, बाय बाय।